एक रीसेंट 2026 की स्टडी हुई है डीएनए की, शाउट ऑफ टूरिन की, जो कि एक क्रिश्चियनिटी में बहुत ही होली क्लॉथ माना जाता है, जिसमें ये मिला है कि 38.5% डीएनए इंडियन है। इसकी वजह से पूरे इंटरनेट पे एक सेंसेशन फैला हुआ है कि क्या जीसस इंडियन थे। ये शाउट ऑफ टूरिन क्या था, पहले यहाँ से शुरू करते हैं यारी। तो श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक, जैसे हमारे यहाँ पे कफन होता है वहां पे उसको श्राउड बोलते हैं। बोला जाता है और मान्यता है कि जीसस जब उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था, उसका अंदर रेजरेक्शन हुआ था, इस क्लॉथ में फाइनली उनको रैप किया गया था। तो इस श्राउड के 1988 के अंदर इसके एक्सरे टेस्ट भी हुए, इनकी कार्बन डेटिंग भी हुई, जिसमें हमें जीसस की छवि इसके अंदर दिखती है। तो इसीलिए ये आर्टिफैक्ट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट था यीशु मसीहा के, ये माना जाता है। और इसकी क्रिश्चियंस के अंदर बहुत ज़्यादा फेथ है कि ये अकेली ऐसी चीज़ है जो यीशु मसीहा को टच हुई थी। फिजिकल फॉर्म में आज भी प्रेजेंट है ये। यस, और ये ट्यूरिन के अंदर लोकेटेड है अभी, जो कि इटली का एक टाउन है। अब अगर नेकेड आई से श्राउड ऑफ टूरिन को कोई देखेगा तो वो ऐसा दिखता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें जीसस की छवि की बात कैसे आती है? इसमें हम एक्सरे देखते हैं, क्योंकि अभी हमें नेकेड आई से जो सेंटर है वो इतना विजिबल नहीं है, तो एक्सरे हुआ तो हमें ये फॉर्मेशन ऑफ बॉडी समझ आई। तो यानी कि ये एक्सरे के अंदर आज भी हैरी साइंटिफिकली ये पॉसिबल है कि जिसके ऊपर वो कपड़ा रखा गया हो उसकी इमेज इस तरह से उस कपड़े पे आ जाए? पॉसिबिलिटी है, अगर बिकॉज जब हम किसी बॉडी को दफनाते हैं उसका मास लूज होता है, सबसे पहले आपकी स्किन गिरती है, उसके बाद में हड्डियां भी गलनियां स्टार्ट होती हैं, तो ब्लड के स्टेन्स भी निकलते हैं। तो ये सब कपड़े के अंदर ट्रैप हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक चीज जो हम स्टार्टिंग में पहले मान लेते हैं कि कोई ना कोई इस श्राउड में रैप्ड था, ये हमें ये डीएनए स्टडी बताती है। तो यानी कि ये कपड़ा जो है यूज तो हुआ है एज अ श्राउड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये डीएनए स्टडी 2026 की कंफर्म कर देती है। यस। एक बारी बीबीसी वाले पेज पे अगर हम चलें, जहां पर बीबीसी ने भी इसके ऊपर काफी कवरेज करी थी, तो ये एक्सरे इमेज इस तरह से, अगर फेस के आसपास का एक्सरे करा जाए तो इस तरह की इमेज बनती है। यस, ये एक रिक्रिएशन है जो उन्होंने दिखाई है कि एक्सरे में ऐसी इमेज निकल के आती है श्राउड से। तो ये हैरी, इसकी पूरी जर्नी क्या रही है इस कपड़े की? क्योंकि जीसस, जितना हमें समझ में आता है, जब या फर्स्ट सेंचुरी की शुरुआत, कहीं ना कहीं जीसस से शुरुआत होती है फर्स्ट सेंचुरी की, तो यानी ये करीबन 2200 साल पुराना पूरा कपड़ा है ये। एग्जैक्टली। और अगर आज से हम बात करें, एग्जैक्टली 1998 ईयर्स पुराना कपड़ा है, क्योंकि माना जाता है कि यीशु मसीहा का जो इनकी डेथ हुई थी, बेसिकली आप उनको जिस भी तरीके से कहो, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, वाज इन 30 CE, यानी कि आज से 1998 साल पहले, 96 साल पहले, 1996 साल पहले का ये कपड़ा है। यस। उसके बाद 30 CE, यानी फर्स्ट सेंचुरी के 30वें साल के बाद इस कपड़े की जर्नी क्या रही? ये ट्यूरिन तक कैसे पहुंचा? तो ये कपड़ा पहले हमारे लगभग 300 साल के इतिहास से मिसिंग है, यानी कि 30 CE से लेकर के 300 CE तक ये मिसिंग है। सो इस कपड़े की जर्नी एडिसा में स्टार्ट होती है, टर्की में, जो कि 300 CE के आसपास है। उसके बाद में 900 CE तक भी टर्की के अंदर ही रहता है। उसके बाद में ये कपड़ा जो है, ड्यूरिंग द क्रूसेड्स हुए थे जेरूसलम में, जो इट वॉज लाइक क्लेमिंग योर होली लैंड बैक। जो इस्लामिक और क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, उनको क्रूसेड्स बोलते हैं। उसके बाद में ये कपड़ा गायब हो जाता है और ये सीधा मिलता है हमें फ्रांस में 14th सेंचुरी के अंदर। तो यानी 500 साल पहले, 0 से 300 या 30 ईयर से लेकर के 300 CE तक, और उसके बाद 9th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक ये मिसिंग रहता है। बीच का जो समय है, ये कपड़ा टर्की में था। यस, टर्की में था। उसके बाद में ये सीधा फ्रांस में आता है। जब फ्रांस में ये कपड़ा आता है, उसके बाद में फिर वेटिकन सिटी जाता है। वेटिकन सिटी के बाद में फाइनली ये ट्यूरिन के अंदर रखा जाता है। ये है इस क्लॉथ की जर्नी अकॉर्डिंग टू बाइबल क्रॉनिकल्स।
तो जो क्रिश्चियंस हैं वो ये इसकी जर्नी मानते हैं। लेकिन जो 1988 के अंदर इसकी कार्बन डेटिंग की गई, उन्होंने कार्बन डेटिंग के अंदर ये बोला कि ये एक मेडिवल फॉर्जरी है, यानी कि इस कपड़े को बनाया गया है फ्रांस के अंदर ही। सो ये श्राउड के इस कोने से 1988 में वो कपड़ा लिया गया जो ये एरो डिपिक्ट कर रहा है, और वो दिखाया जा रहा है किस तरह से काटा गया। और इसके ऊपर डिस्कशन ये चल रहा है कि किस तरह से 1980s की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें थोड़े गैप्स परसीव करे जा रहे थे। तो टेक्नोलॉजी में गैप्स भी परसीव हो रहे थे। और अब इस स्टडी के बाद में एक और क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पहले रेज होता था कि क्या रेडियो कार्बन डेटिंग एक रिलायबल मेथड है या नहीं, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि ये हमने एक पिछले पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा था कि रेडियो कार्बन डेटिंग हमेशा एक रेंज दे सकती है लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकती है। एग्जैक्टली तो ये है आफ्टर कैलिब्रेशन बिफोर प्रेजेंट ईयर्स। तो उन्होंने 1262 से 1312 के बीच में इसकी एज रखी। उन्होंने बहुत ही नैरो टाइम फ्रेम दिया और उन्होंने बोला कि हमें 95% कॉन्फिडेंस है कि ये डेट एक्यूरेट है। 5% अगेन उन्होंने शायद इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो किसी की फेथ को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो आज की डीएनए स्टडी है उसकी कहानी भी तभी स्टार्ट होती है, क्योंकि जब फाइनली इस कपड़े को लिया गया था, एक्चुअली वो 1976 में लिया था, डेटिंग करते करते 1988 की डेट आ गई थी जब रेडियो कार्बन डेटिंग हुई थी। तब उन्होंने डस्ट कलेक्ट की थी डिफरेंट कॉर्नर्स से जिसके अंदर डीएनए के रेजिड्यू थे। तो यानी ये डस्ट तभी कलेक्ट हो गई थी 1988 में। यस, तब हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम जेनेटिक्स में इतनी डिटेल में सीक्वेंसिंग कर सकें। तो ज्यादा टेक्निकल नहीं होने के लिए लेकिन मैं आपको टर्म बता देता हूं, इसको बोलते हैं शॉटगन डीएनए सीक्वेंसिंग। आज के टाइम में 2026 में ये सबसे अच्छा मेथड है डीएनए के स्ट्रैंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो मेथड यूज किया फ्रॉम द डस्ट जो कलेक्ट हुई थी सबसे पहली बार जब रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए श्राउड गई थी। और उस डेटिंग में हमें अप्रॉक्सीमेटली 51% नियर ईस्टर्न डीएनए मिला है। नियर ईस्टर्न यानी कि इजराइल, पैलेस्टीन और उसके आसपास का एरिया, जो कि होना भी चाहिए था। उसके बाद में हमें 6% यूरोपियन डीएनए मिला है और हमें लगभग 40% लेकिन 38.7% इंडियन डीएनए मिला है। वो वैटिकन की रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, वैटिकन ने ये परसेंटेज खुद कोट की है और ये वैटिकन न्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट है। Dr. Braccia and his colleagues had already published an important article in Nature of Science Reports in 2015, announcing the discovery of DNA contamination from people who had touched the shroud. यानी जिन लोगों ने उसको टच करा है आज तक, उसकी वजह से डीएनए थोड़ा कंटामिनेट हुआ है। ऐसी एक 2015 में रिपोर्ट पब्लिश हुई। Over 55.6% from Near East, around 38.7% from India, while Europeans accounted for less than 5.6%. The presence of Indian DNA can be explained by the presence of fine Indian linen at the Temple of Jerusalem, used for garments of the high priest, who wore them during the afternoon rituals of Yom Kippur. ये क्या समझाने की कोशिश हो रही है हरी यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो डीएनए रिट्रीव हुआ है वो कंटामिनेशन है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये 2015 में कंटामिनेशन बोला गया। उसके बाद जो नई स्टडी हुई, द ऑथर्स ऑफ द न्यू आर्टिकल राइट, द प्रेजेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 38.7% ऑफ इंडियन एथनिक lineages could result from historical interactions or the importation of linen by the Romans from regions near the Indus Valley. Yes. Associated with the term Hindoin. यानी कि जो 2015 की स्टडी ने बोला कि ये कंटामिनेट हुआ उन लोगों की वजह से जिन्होंने इसको छुआ था, 2026 की स्टडी इस बात को साइड रखते हुए ये कहती है कि ये कपड़े का ओरिजिन जो है वो इंडिया से हुआ था, क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस थी उस समय कि प्रीस्ट अपने कपड़े इंडिया से इंपोर्ट कराते थे। एब्सोल्युटली, इंडस वैली से। अब इंडस वैली उन्होंने यूज किया है, लेकिन अब जरा थोड़ा सा तथ्य में चलते हैं इन चीजों के। तो अभी तक हमने एक 1988 की स्टडी देखी जिसने ये एस्टैब्लिश करा कि जहां पर ये एक्चुअली 10 सैंपल्स कलेक्ट हुए, लेकिन 1988 की स्टडी ने बोला कि ये एक फ्रांस की मैनिपुलेशन है, फॉर्जरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 13th सेंचुरी में ही कपड़ा बना है। 2015 में एक और स्टडी होती है
जो उस डीएनए को एक्चुअली टेस्ट करती है, लेकिन उधर 38.7% डीएनए इंडियन मिल जाता है। यस। और वो कहते हैं ये कंटामिनेशन है। यस। 2026 की जो अब स्टडी आई है उसने ये बोला कि ये कंटामिनेशन नहीं है, ये श्राउड कहाँ से इंपोर्ट हुआ था, कपड़ा कहाँ से इंपोर्ट हुआ था, जो कि इंडस वैली के आसपास से इंपोर्ट हुआ था, ये उसकी वजह से ये इंडियन डीएनए इसमें मिल रहा है। एब्सोल्युटली। अब एक बार हैरी स्टार्ट आप यहाँ से करना कि श्राउड जो है वो किस तरह से लपेटा गया था और ये डीएनए सैंपल कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, उसकी एक बार इमेज पे चलते हैं हम। ये हैरी, ये इमेज हमें क्या समझाती है? तो जो पहले डीएनए कलेक्ट हुआ है जिसके अंदर इंडियन डीएनए मिला है, मैं उसकी लोकेशन अभी बता देता हूं। पहला डस्ट का जो सैंपल है वो था फेस पे। तो ये श्राउड की जो एक्सरे इमेज है, हाँ जी, ये वो है ये। और इसमें आप कह रहे हो कि पहला डस्ट पार्टिकल वहां पर है जहां पर हमें वो फेस दिख रहा है। यस। दूसरा डस्ट पार्टिकल है क्रॉच के पास में जहां पे हैंड्स फोल्ड हो रहे हैं। तीसरा जो डस्ट पार्टिकल मिले, जो तीसरा सैंपल है वो है फीट के पास में, जिसको इन्होंने एज भी बोला है। और चौथा जो डस्ट पार्टिकल है वो नी के पास में। तो ये 4 डस्ट पार्टिकल्स हैं और एक और इन्होंने जो डस्ट पार्टिकल लिया है वो बिल्कुल कॉर्नर से है जहां से इनको फोल्ड किया गया होगा। तो ये जानना जरूरी है, यहां पे इंडियन डीएनए प्रेजेंट था। और अब अगर हम 2015 की जो ओरिजिनल स्टडी पब्लिश हुई थी अगर उसको देखें, उसके अंदर उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्ट्रैंड्स बताए हुए हैं कौन कौन से पब्लिश हुए थे। एक बार उसको देखते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करें तो यहां पे अगर आप स्टार्टिंग से हैप्लोग्रुप देखो, H1, H13, H2, बहुत सारे H2s हैं, H3s, H33s, H4, L3 तक, ये सारे के सारे नियर ईस्टर्न डीएनए हैं जो कि हमें मिलने चाहिए थे अगर इस श्राउड के अंदर यीशु मसीहा थे, जो हमें मिलते हैं, जिनकी परसेंटेज है 51%। उसके बाद में अगर आप M से देखना स्टार्ट करो, M, R7, R8, R0A, 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 R0, U2, U2, U5, ये इंडियन डीएनए जो कि 38.7% है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, यानी कि ये एक फीमेल से ही ट्रांसमिट होते हैं। फीमेल से मेल में भी जाते हैं, फीमेल से फीमेल में भी जाते हैं, लेकिन कोई भी मेल अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक मेल के अंदर ट्रांसमिट नहीं करता, वो वाई क्रोमोसोम करता है। तो यानी कि ये मैटरनल लीनिएज से जो पास ऑन हो सकता है डीएनए, ये वो डीएनए है। हाँ जी, ठीक है। और इसके बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो इनकी रेडियो कार्बन डेटिंग है वो कैसे इंडियन डीएनए ने डीबंक कर दिया, उसकी भी एक छोटी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि इंडिया वाज इंटरैक्टिंग विद द एंटायर वर्ल्ड। लोथल से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 10th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट तक। ऑटोमन एम्पायर के बाद में ही इंडिया का यूरोप के साथ में कनेक्शन लैंड से कट ऑफ हुआ है। उससे पहले हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे। रोमन एम्पायर हमारे मुजीरस के पोर्ट से ट्रेड कर रहा था, इंडिया का पेपर लेके जाता था। इंडिया के पेपर को वो ब्लैक गोल्ड बोलते थे उस टाइम पे। तो रोमन एम्पायर का हमारे पास में ट्रेडिंग प्रूफ है। ग्रीक के साथ में हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। मौर्यन एम्पायर के बाद में ग्रीस से भी हम ट्रेड कर रहे थे, और ये ट्रेड पूरा चलता है ऑटोमन एम्पायर तक। तो और ये ट्रेड की शुरुआत या जो हमें लोथल का पहला प्रूफ मिलता है वो करीब 4000 BC से लेकर के आगे आते आते हमें 2nd 3rd सेंचुरी तक ये ट्रेड का पूरा एविडेंस चेन मिलता है। हमें इसका एविडेंस चेन एक्चुअली बेजेंटाइन एम्पायर तक मिलता है। बेजेंटाइन एम्पायर के बाद में ट्रेड डिसरप्शन स्टार्ट हुआ, तो हमारा ट्रेड काफी लंबे समय तक चल रहा था, जब तक कि अरब खैलिफेट एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। खैलिफत के आने के बाद में खिलाफत आई थिंक आई है अपनी लगभग 9th सेंचुरी में। तो 9th-10th सेंचुरी में एक इंडिया और यूरोप का कनेक्शन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था थ्रू लैंड, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे हमारे उनके साथ में। तो अब 14th सेंचुरी जो कि इन्होंने 1300 की डेट दी है, उसमें कोई भी इंडियन फ्रांस में नहीं था। कोई इंडियन छोड़ो, इंडिया का कोई टूरिस्ट भी फ्रांस में नहीं था, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट्स तब इतने ज्यादा कट ऑफ हो चुके थे। तो इंडियन डीएनए इतनी भारी मात्रा में 14th सेंचुरी में तो नहीं हो सकता। और आप जो कह रहे हो कि अरब खलीफेट के बाद जो है ट्रेड रिलेशंस भी डिक्लाइन हो गए थे, तो यानी कि 14th सेंचुरी में तो क्लियरली इंडिया फ्रांस के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा था। हाँ, और कोई ऐसा भारतीय भी नहीं था कि जो फ्रांस में हो। और अब सोचने वाली बात यह है कि फ्रांस में ये श्राउड मिली उनको 14वीं शताब्दी में, और उसके बाद में उन्होंने 1976 से 1988 के बीच में सैंपल कलेक्शन किया।
यानी कि लगभग 700 साल तक इस श्राउड को किसने टच किया? यूरोपियंस ने। करेक्ट। उनका डीएनए कितना है? 5.6। यस, यूरोपियंस का। यानी कि कंटैमिनेशन अगर इंडियन कंटैमिनेशन होती, यूरोप की ज्यादा होनी चाहिए थी ना, क्योंकि यूरोपियंस ही उसको हैंडल कर रहे थे, पोप ही टच कर रहा था, पोप ही प्रिजर्व कर रहा था। यूरोपियंस 700 साल के लिए ज्यादा करीब थे उसके। लेकिन कंटैमिनेशन डीएनए कितना है? 5.6। यानी कि या तो भारतीय ने वो कपड़ा बनाया है, या फिर जो इंसान उस कपड़े के अंदर था वो कहीं ना कहीं से इंडियन मैटरनल लिनेज को अपने अंदर कैरी कर रहा था। अब ये दो सिचुएशन आती हैं। पहले बात कर लेते हैं कि क्या ये कपड़ा भारत में बना था, इसका क्या प्रमाण है? बहुत सारे प्रमाण है। अगर हम उस टाइम पे देखें, रोमन एम्पायर का राज था 30th CE में, जब यीशु मसीहा गए इस दुनिया को छोड़ के, तो रोमन एम्पायर डोमिनेंट थी। रोम के साथ में हमारा ट्रेड था। उससे पहले ग्रीक के साथ में हमारा ट्रेड था, जो सिंधन और हिंदन लिखा गया है। तो यहां से जो कॉटन क्लॉथ जाता था उसको वो सिंधन बोलते थे। सिंधन यानी कि सिंधु से आया हुआ कपड़ा। और ये बहुत पुराना ट्रेड है हमारा उनके साथ में। लेकिन जो सिंधन शब्द है ये 500 ईसा पूर्व सबसे पहले यूज हुआ था। वो बोलते थे इंदोन, क्योंकि उनसे स नहीं बोला जाता था। अगर हम सिंध और हिंद की बात करें तो ये पर्शिया के टाइम पे, जो आज से लगभग 4000 साल पहले है, तब वो हमें हिंदू बुलाते थे, क्योंकि वो स नहीं बोल सकते थे। तो हमारे पास में नाम के डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करने की भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद राइटिंग में वो चाहे स बोल नहीं सकते थे, वो लिखते थे, तो सिंधन लिख के आ रहा है, वो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब एक चीज तो एस्टैब्लिश्ड है, इंडिया का कॉटन वहां पे जा रहा था 0 सेंचुरी के आसपास, यानी 1st सेंचुरी में इंडिया का क्लॉथ वहां पर जा रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, इन्होंने प्लांट का डीएनए भी रिट्रीव किया है श्राउड से। अगर इसी में हम ऊपर जाएं, अगर आप इस प्लांट डीएनए स्पीशीज को ध्यान से देखो, इसके अंदर इंडियन टेक्सटाइल का डीएनए नहीं है। इसके अंदर जो डीएनए है, अगर आप 2A और 2B को देखो, वो आपको अभी इंडिया के ऊपर सर्कल लग रहा होगा, लेकिन उससे कंफ्यूज मत होना, वो चाइनीज प्लम है। अगर आप कलर कोडिंग में देखो, वो चाइनीज प्लम है, वो इंडिया नहीं है, इन्होंने बस सर्कल किया हुआ है। इसके पीछे मैप है, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो उधर से हम पढ़ रहे हैं। 2A और 2B के पीछे इंडिया चाइना टाइप का रीजन आ रहा है, तो वो आप कह रहे हो कि वो इंडियन नहीं है। वो जो प्लांट डीएनए मिले हैं उसमें से कोई भी इंडियन लिनन, इंडियन कॉटन या इंडियन प्लांट का डीएनए नहीं मिला। हाँ, तो ये प्लांट डीएनए क्यों देखा गया है कि क्लॉथ के अंदर कौन से प्लांट से डिराइव हुए हुए किस प्लांट के थ्रू वो कपड़ा बना है, ये जानने के लिए। उन्होंने बस जब डीएनए रिट्रीव किया, उनको दो इन्फॉर्मेशन मिली, एक ह्यूमन डीएनए और एक प्लांट डीएनए, उन्होंने दोनों पब्लिश कर दी। उन्होंने कोई कंक्लूजन नहीं किया है। जब ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर आपने जो डीएनए सैंपल्स प्लांट के लिए हैं उसके अंदर इंडियन डीएनए नहीं आ रहा है, तो उसके बाद में उनके पास में रिप्लाई है, ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने लिनन का सैंपल नहीं लिया, हमने डस्ट में कौन कौन सा प्लांट डीएनए था उसका सैंपल लिया है। तो उसका क्वेश्चन फिर यही आता है कि अगर आपने डस्ट सैंपल लिया है तो आपने ये भी तो डस्ट सैंपल लिया है जिसके अंदर डीएनए आ रहा है, ये क्लॉथ का अपना डीएनए तो नहीं है, तो उसमें आपको इंडियन डीएनए क्यों मिल रहा है? और अगर कंटैमिनेशन होती तो जो 5.6% यूरोपियन है उससे कम ही होती, क्योंकि डीएनए इतने लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं होता। सबसे ज्यादा डीएनए कंटैमिनेशन में सरफेस पर रहेगा, लेकिन रेशे के अंदर उसी का डीएनए जाएगा जो उसके ऊपर प्लेस्ड है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं नियर ईस्टर्न डीएनए की। वो हमें कहां मिलता है? जहां जहां इंडियन डीएनए मिलता है। वो भी हमें फेस के पास में मिला है, आर्म्स के क्रॉच के पास में मिला है, ग्लूटन के पास में मिला है, पैर के पास में मिला है, और एजेस पे भी थोड़ा बहुत मिला है। लेकिन जो यूरोपियन डीएनए है वो हमें सिर्फ एजेस पे मिला है, क्योंकि अगर आप जाके श्राउड को लोगे, बिकॉज इट इज अ वेरी रिस्पेक्टेड आर्टिफैक्ट, आप सेंटर में टच नहीं करोगे, आप साइड पे करोगे। इवन फॉर प्रिजर्वेशन, आप जो जीसस की उसके अंदर छवि आई हुई है, आप उसको नहीं टच करना चाहोगे ताकि वो खराब ना हो जाए। तो इंडियन डीएनए कंटैमिनेशन के जो प्रूफ है वो बहुत ही थिन है। इंडियन डीएनए क्योंकि जो है एजेस पे नहीं मिला है, सेंटर में मिला है जहां पर बॉडी एक्चुअली लेट थी। और आपका ये कहना है हैरी कि जब भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट को टच करा जाएगा, हमेशा एजेस से टच करा जाएगा जहां पर यूरोपियन डीएनए एक्चुअली मिलता है। Yes. लेकिन सेंटर में इंडियन डीएनए की मात्रा ज़्यादा मिलती है, तो इसका मतलब इंडियन डीएनए कंटामिनेशन से तो नहीं पहुंचा है वहां पर। और दूसरा आपने कहा कि क्लॉथ का ओरिजिन कहाँ पर था, ये जानना
इस स्टडी से मुश्किल है क्योंकि इन्होंने सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को स्टडी करा है और वहां डस्ट पार्टिकल्स में जो प्लांट डीएनए मिला उसमें कोई इंडियन प्लांट नहीं था। यस। तो ये क्लॉथ का ओरिजिन इंडिया से था, इसका प्रमाण क्या मिलता है हमें? इसका हमें प्रमाण नहीं मिलता है, इसकी स्पेकुलेशन मिलती है। जैसे कि हम कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल हमने अपने एक पॉडकास्ट में प्रीस्ट किंग की बात की थी, हम अपनी इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर यूज करते हैं बेस्ड ऑन बाकी जो आसपास का एनवायरनमेंट था और मटेरियल था। तो हमें इतना पता है कि इंडिया से वहां पे कॉटन जाता था, श्राउड भी जाते थे, जो वहां के प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट भी इंडिया से आए हुए कपड़े पहनते थे। इंडियन टेक्सटाइल वाज रिस्पेक्टेड एज लग्जरी, तो इसीलिए ये इंडियन क्लॉथ हो सकता है। लेकिन यहां पे अब ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रूवन है। तो पहले तो जीसस की जब क्रूसिफिक्शन हुई थी वो एक विलन की तरह परसीव किए गए थे उस टाइम के समाज में। रोमन एम्पायर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, लोकल जूस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनको एक बागिया जो रिलीजन के अगेंस्ट बोलने वाले के जैसा सोचा गया था। तो उनको आप एक हिंदुस्तान से आया हुआ कपड़ा, इंडिया से आया हुआ कपड़ा जो कि आपके प्रीस्ट यूज कर रहे हैं, आप उसको क्यों यूज करोगे? ये एक जायज क्वेश्चन है जो दिमाग में आना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? उनके फॉलोअर्स ने क्या पता एक लग्जरी क्लॉथ अडॉप्ट किया हो सिर्फ उनके लिए कि हम इसको कहीं से लाएं ताकि हमारे जो भगवान हैं हम उनको सबसे अच्छे लग्जरी क्लॉथ में रैप कर सकें, ऑल्दो हमारे पास में कोई इसकी कहानी नहीं है। तो इसीलिए ये एक इंटरप्रिटेशन है कि ये इंडियन क्लॉथ हो सकता है क्योंकि प्लांट डीएनए के अंदर हमें इंडियन डीएनए नहीं मिला है। तो इसका हरी कंक्लूजन क्या है सही? क्या ये कहा जा सकता है कि जीसस इंडियन लिनिएज से थे? क्या ये कंक्लूजन बन सकता है? या फिर ये कंक्लूजन बन सकता है कि शायद ये क्लॉथ जो है वो इंडिया ट्रैवल कर रहा हो? मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ कि दो और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। एक है द मिसिंग 18 ईयर्स ऑफ जीसस लाइफ, कि जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 18 साल का एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर जीसस कहाँ थे और क्या कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। दूसरा जो आपने स्टार्टिंग में बताया, द मिसिंग लीनिएज ऑफ द क्लॉथ ऑफ ट्यूरिन और द श्राउड ऑफ ट्यूरिन, जहाँ पर पहले 300 साल ये कपड़ा कहाँ था उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो मैं इन दोनों थ्योरी से पहले एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। हम ये मान लेते हैं कि ये कपड़ा इंडियन नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि जीसस के डीएनए में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंडिया का नहीं था। क्या और किसी तरीके से ये कपड़े में वो डीएनए आ सकता है कि नहीं? अगर कंटामिनेशन नहीं है जो आप अगर कंटामिनेशन है और ये दोनों फैक्टर्स नहीं है कपड़े के और बॉडी के, तो कंटामिनेशन शायद मेरे को कम पॉसिबिलिटी लगती है हैरी, गिवन जो आपने बताया कि जिस जिस जगह पे वो मिला है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये फैक्ट कि कोनों पे इंडियन डीएनए नहीं मिलता है, वहाँ पर यूरोपियन डीएनए मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसलिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और ऑडियंस अपना प्लीज़ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मुझे लगता है कि कंटामिनेशन वाला थ्योरी थोड़ा सा कम पॉसिबल है। एग्जैक्टली और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये क्लॉथ टर्की के अंदर ट्रैवल कर रहा था। हाँ, इंडिया के टर्की के साथ में रिलेशन थे, लेकिन क्या एक भारतीय जो उस समय में भारतीय है, जबकि अभी इस्लामिक इन्वेजन्स भी नहीं हुए हैं, कोई क्रिश्चियन एक्सपेडिशंस भी नहीं हुए हैं, उनके लिए इस कपड़े की क्या वैल्यू हो सकती है कि वो इतनी मात्रा में इस कपड़े को देखने जाएं या टच करने जाएं? हाँ, क्यूरियोसिटी के साथ में एक बंदा जा सकता है। वहाँ पे यूरोपियंस भी इसको काफ़ी टाइम के लिए हैंडल कर रहे थे। इतना ज़्यादा डीएनए कंटामिनेशन में कभी हिस्टोरिकली भारतीय क्यों छोड़ेगा इस कपड़े पे? तो ये कंटामिनेशन की थ्योरी होगी। दूसरा आपने बात किया मिसिंग ईयर्स ऑफ जीसस। तो कहानी है कि जब जीसस 12 साल के थे वो गायब हो गए, फिर उनको रेवलेशन हुई भगवान से, और जब वो 30 साल के थे वो वापस आए। कंस्पिरेसी थियरीज नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स भी हैं, कुछ कंस्पिरेसी थियरीज भी हैं, स्पेकुलेशंस भी हैं कि जो यीशु मसीहा है वो कश्मीर में आए थे और तिब्बत में उन्होंने अपने 18 साल बिताए। स्पेकुलेशंस हैं। तो उसके बाद में एक मेरी थियरी है कि अगर ये श्राउड, अगर यीशु मसीहा का इंडियन डीएनए नहीं था तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी होगी। हो सकता है कुछ लोग उनके साथ में कश्मीर या तिब्बत से गए हों। जब फाइनली ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब
क्रूसिफिक्शन हुआ, रेजरेक्शन हुआ, शायद उन्होंने जीसस को रैप किया हो इसमें, क्योंकि तब इस डीएनए के इन जगहों पे मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। रादर देन कंटैमिनेशन, वो लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीहा के आखिरी दिनों में उनके साथ थे और उनके फॉलोअर्स थे, क्योंकि हमें बाइबल में दिखता है कि उनके साथ में बहुत सारे फॉलोअर्स थे। ऑल्दो इंडियंस की बात नहीं होती है उसमें, लेकिन हमें इतना भी पता है कि बाइबल जो है वो वर्ड ऑफ गॉड तो है, लेकिन वो शायद यीशु मसीहा ने खुद नहीं लिखी, क्योंकि उनकी सरमन्स हैं जिनको लिखा गया है, तो हो सकता है उनके साथ में हो। तो हैरी, आपने बीच में एक बात बोली कि कुछ एविडेंस भी मिलता है उनके तिब्बत में या कश्मीर के एरिया में होने का, वो एविडेंस क्या है? सो लोग क्लेम करते हैं कि टिबेटन मॉनेस्ट्रीज में ऐसे ट्रैवलर्स के बारे में लिखा गया है कि जो फार वेस्ट से आए थे वहां पे रहने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो स्पेकुलेशन, इसलिए मैंने बोला कि एविडेंस मिलता है और स्पेकुलेशन ये है कि ये ट्रैवलर वही थे। ओके। सो और उधर कोई नाम कहीं पर दर्ज होता है ट्रैवलर्स का? नहीं। ओके, ठीक है। एक हमारे को कुछ एविडेंस ऐसा मिलता है कि वो तिब्बत या कश्मीर वो 18 साल अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में आए थे और यहाँ से उन्हें एक रेवलेशन हुआ। हालांकि ये कंफर्म नहीं है। यस। तो हो सकता है कि उनके वहाँ से वो फॉलोअर्स कुछ लोग उनके साथ आए हों। ये एक थ्योरी हो गई, ठीक है। और दूसरी थ्योरी की, क्या यीशु मसीहा की मैटरनल लिनेज यानी कि मदर मैरी की लिनेज भारत से आ सकती है? देखो, पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है ट्रेड और सेटलर्स बहुत ज़्यादा थे पुराने टाइम में। और हमने एक बार डिस्कस भी किया है अपना 4.2 के इवेंट वाली वीडियो में कि कैसे जब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का पतन हो रहा था, या फिर जब यहाँ पे रेनफॉल की शॉर्टेज हो रही थी, चारों डायरेक्शन के अंदर माइग्रेशन हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं इंडस वैली की रिवर्स माइग्रेशन से ये बात जुड़ जाती है कि जब 2200 BC के आसपास सारा सूखा पड़ गया था, ड्रॉट आ गया था, जो ग्लोबल ड्रॉट था एक तरीके से, जो हमने बात भी करी अपनी एक दूसरी पॉडकास्ट में। उस समय जब माइग्रेशन हुआ इंडस वैली के लोगों का, तो कुछ लोग उस समय बाहर गए, वेस्ट की तरफ गए, और शायद मदर मेरी उनकी डिसेंडेंट हूँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये डीएनए यीशु मसीहा का ही है, अगर ये उन्हीं का एग्जिस्ट करता है, तो उसको अगर हमें बैक ट्रैक करना हो तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ओके। हालांकि ये कंक्लूसिव नहीं है, बट ये भी एक थ्योरी हो सकती है। राइट। ठीक है। तो काफी फैसिनेटिंग है कैसे हमारे कई सारे पॉडकास्ट जुड़ गए इसको, श्राउड ऑफ ट्यूरिन को डिकोड करने में कि ये 2026 की स्टडी ने बोला क्या है असल में। एग्जैक्टली। इसमें हैरी और कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का कंक्लूजन ज्यादा दे पाती है, या आपका अपना टेक अवे क्या है इस पूरी रिपोर्ट के बाद? तो पहले तो कि वैटिकन ने इस स्टडी को पब्लिक किया है, हिस्टोरियंस ने बोला है कि इट इज क्वाइट फैसिनेटिंग। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये तो टाइमलाइन हिला देगी, बट आई डोंट थिंक कि रेवलेशन कभी भी आएगा इसके ऊपर। रीजन बीइंग, वेस्टर्न हिस्टोरियंस इंडिया को कभी भी ओपन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी 90% ऑफ अकेडमिक थियरीज सिर्फ एक थियरी पे टिकी हुई है, जो है आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन थियरी। चाहे आप इन्वेजन कह लो, चाहे आप माइग्रेशन कह लो, जिस दिन वो डीबंक हो जाएगी उस दिन इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। अगर कोई एक छोटी सी डिस्कवरी भी, और ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर हम कहीं से प्रूव कर देंगे जीसस के अंदर इंडियन डीएनए था, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो छोटी सी भी कोई बात हो, वो उसको भी कभी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, तो ये न्यूज़ में आएगी, हाइप में रहेगी, और ये थ्योरी गायब हो जाएगी, और ये एविडेंस गायब हो जाएगा। ये बस एक कंटैमिनेशन रिपोर्ट बन के रह जाएगी जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा। बट हैरी, बहुत ही फैसिनेटिंग था मेरे लिए ये समझना कि किस तरह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी, रिवर्स माइग्रेशन थ्योरी, इंडस वैली की पूरी आउटवर्ड माइग्रेशन थ्योरी, ये सब जुड़ी हुई है श्राउड ऑफ ट्यूरिन से और इस स्टडी से। ये मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग रेवलेशन है। एग्जैक्टली। और रिकॉर्ड्स में लिखा गया है कि वहां पे श्राउड जो है इंडिया से आती थी, प्रीस्ट के क्लॉथ इंडिया से आते थे। तो हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड मेरे थीसिस, हमारा एनालिसिस, हमारी आर्कियोलॉजी, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक श्राउड पे सब कुछ कन्वर्ज हो जाता है। और मेरे लिए भी ये माइंड ब्लोइंग था जब मैंने न्यूज़ को पढ़ा और जब मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े।
सुपर यार, सुपर। कैसे चीजें आकर जुड़ती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे 4-5 पॉडकास्ट कल्मिनेट हो गए आज। एग्जैक्टली। बट हैरी, थैंक यू ये आने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम आर्कियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जिसके ऊपर एक क्विक एपिसोड करना मुझे लगता है बहुत जरूरी था। एब्सोल्युटली तरन, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, बहुत मजा आया इस पे भी। थैंक यू।